तेरी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होगा, हमें क्या मिला है, हम ये सोचते किया क्या है, बोले खुशियों के बारे सभी को, सबका जीवन बन जाए मधुर, अपनी करुणा कर तू बाके, कर पावन है नंद को, हम चले नेक रास्ते में हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, उनका विश्वास कमजोर होना, विश्वास कमजोर। Sit down. जब पढ़ लें हम तो अब देख लें लास्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ, हो गया। बस अब नीचे वाले डरेंगे, नहीं पढ़ा हूं मैं, पढ़ लो, नहीं पढ़ा हूं मैं, पढ़ लो बस। अब देख लें इनसे, तो लास्ट चैप्टर जो मैं सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, अच्छा उसके पहले मॉड्यूल बोला था करके लाने के लिए, वो करके लाए हो? तो पहले उसमें जो डाउट है वो पूछ लें। एक्सरसाइज 1 में जो क्वेश्चंस दिए थे या सेकंड थर्ड में, एक्सरसाइज 1 में सब लाए ना, तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 48, अच्छा सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चन नंबर 48 से 54 तक का डाउट है। क्वेश्चन नंबर 48 से 54 तक कोई डाउट है उसमें? अप टू 60, अप टू 60 को डाउट है? अप टू 70 और किए ना सबने क्वेश्चन? अप टू 79, पक्का किए ना किसी ने? अप टू 79 कोई डाउट है? जैसे जो इंडिकेटर्स के क्वेश्चंस थे बफर के पीछे वो भी कर लिए, और उसमें सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, उसमें देख लें से क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज सेकंड में जो ये डाउट है समझ लेना ध्यान से, क्योंकि इजी से लेकिन फिर भी अच्छे क्वेश्चन। एक तो डिस्कशन मत करो, तो मैं बता दिया था क्या? तो उसमें सुन ले, इसमें बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिडिक एसिड एंड HCN, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिडिक एसिड एंड HCN आर गिवन इन द क्वेश्चन। और तुम्हें बोला है जो गिवन इक्वेशन है उसका हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है। तो मुझे बता जो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट्स हम बोलते हैं एसिडिक एसिड एंड HCN के हमें गिवन है, बता ये एक्चुअल में है क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो मतलब बता मैं इसकी इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखूं
और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब ये अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो HCN H प्लस CN माइनस के साथ इक्विलिब्रियम में, एसिडिक एसिड एसिटेट आयन H प्लस आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिनका नहीं वो बोलो ये लिख भी लेना, तो बता इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है और थर्ड डिजायर्ड इक्वेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लाना है। तो बता आपने पढ़ा डिजायर्ड इक्वेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन किससे ऑब्टेंड होगी वो चेक करोगे, और बता एडिशन से ऑब्टेंड हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन हो तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्लियर सबको। क्वेश्चन नंबर 6, अब ये इजी सा क्वेश्चन लेकिन फिर भी अच्छा, अभी इसको आधों ने तो इसको आधे मन से पढ़ा कि इतनी नंबर ऑफ लाइंस है तो ये तो बहुत लेंथी होगा, जबकि इजी सा क्वेश्चन। उसने तुम्हें बोला है कि क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में 0.1 m है और हम Ag प्लस और Pb+2 आयंस उस सॉल्यूशन में है जिसमें HCl मिलाकर क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन 0.1 m कर देते हैं। तो एट इक्विलिब्रियम सिल्वर आयन एंड क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, लेकिन हमने बोला था अगर क्वेश्चन में प्रेसिपिटेशन वर्ड लिखा हो तो वो ओनली आयनिक प्रोडक्ट का होगा, उसमें सॉल्युबिलिटी का कंसेप्ट कभी नहीं सोचोगे। तो बता उसने तुम्हें क्या बोला है AgCl, और उसके लिए तो बता AgCl जब ब्रेक होगा तो 1 Ag प्लस 1 Cl माइनस देगा, तो आयन को देखकर बता Q का एक्सप्रेशन लिखोगे तो Ag प्लस इंटू क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन। अच्छा लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है एट इक्विलिब्रियम सिल्वर आयन कंसंट्रेशन लाए। अच्छा था इक्विलिब्रियम का मतलब सैचुरेशन, मतलब Q इक्वल्स टू KSP। अब बता AgCl का KSP पता है, क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पता है 0.1, तो बता सिल्वर आयन कंसंट्रेशन ला सकते हो। लेकिन मतलब PbCl2 के लिए जब लिखोगे तो 1 लेड आयन देगा लेकिन क्लोराइड आयन 1 या 2, तो बता इसका एक्सप्रेशन लिखोगे तो बता ये 1 लेड आयन मतलब पावर 1 लेकिन क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन पावर 1 या स्क्वायर, और ये भी बता एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है तो बता फिर से क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन पता 0.1 ये भी पता है, तो बता फिर से लेड आयन कंसंट्रेशन अलग अलग ला सकते हो। मतलब बता इसने एक ही क्वेश्चन 2 बार पूछ लिया कि Q इक्वल्स टू KSP को एक बार AgCl के लिए यूज करवाया, एक बार PbCl2 के लिए। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्लियर सबको। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो बंदे क्लास में करवाए तो CrO4 -2 और Cl- वाला यही वो तो सबसे अच्छा बोला था, और बोल रहे जिसके लिए सिल्वर आयन कंसंट्रेशन सबसे कम चाहिए होगी वो जल्दी प्रेसिपिटेट होगा, और जिसके लिए ज्यादा चाहिए होगी वो देर से। बस यहाँ पर इक्वल मोल्स बोल दिया हमने, कंसंट्रेशन दे दी थी 0.01, तो इक्वल मोल बोला तो 1 मान लो, और वॉल्यूम 1 लीटर मान लोगे तो 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन ही हो गई इक्वल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अब ये यहां पर इस क्वेश्चन 13 में आंसर आ गया लेकिन डाउट है कि फर्स्ट सेकंड करेक्ट क्यों है या उनके लिए तो ध्यान सुनना। इसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट फॉर्म एसिडिक बफर या बफर, तो बता यहां पर ध्यान सुनना फर्स्ट सेकंड करेक्ट है या रॉन्ग है वो मैं नहीं बता सकता कि, लेकिन ये बता सकता हूं इस क्वेश्चन में कि थर्ड रॉन्ग है। तो जो रॉन्ग है ऑलवेज वो आंसर कौन सा है थर्ड, क्योंकि उसने बोला है HClO4 एंड NaClO4, और बता HClO4 और NaClO4 ये कभी भी बफर बना ही नहीं सकते, बिकॉज ये क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऐसे SB सॉल्ट, मतलब बताइए स्ट्रॉन्ग एसिड और उसी का सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, तो बताइए बफर नहीं बना सकते कभी भी। लेकिन अब कुछ को लगता है कि फर्स्ट सेकंड करेक्ट क्यों है, अच्छा वहां पर वीक एसिड और उसका सॉल्ट है तो ये डायरेक्ट बाय डेफिनेशन बफर नहीं है, लेकिन इनके मोल चेंज करूं तो हो सकता है ये बफर बन जाए। तभी तुमने 3 टाइप के बफर बोले थे कि वो अलग अलग कंडीशंस चेंज करके इसलिए होता, लेकिन ये तो कभी भी बफर नहीं बना सकता, इसलिए आंसर हमने थर्ड बोलना है। तो जो सबसे ज्यादा रॉन्ग है मतलब ऑलवेज इनकरेक्ट है वही टिक करोगे। तो बताइए क्लियर सबको up to 24 25।
अब इसमें तुम्हें बोला है 19th क्वेश्चन में डिफरेंट वॉल्यूम्स लिए NaOH के और इसके, लेकिन तुम्हें क्या बोला है pH विल बी इक्वल टू 1। अब इसमें या तो ये चेक कर लेना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, जिसमें एसिड के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स सबसे ज्यादा हो और बेस के सबसे कम हो, डिफरेंस सबसे ज्यादा हो, तो pH उतना कम हो जाएगी, उतना ज्यादा एसिडिक होगा ना वो, तो pH उतना ही कम। ठीक है, अप टू 25। 16th क्वेश्चन में करेक्शन कर लो, उसमें परसेंटेज अल्फा करो, वो वर्ड ही गलत है वो जो उसमें लिखा है ना पिरिडीनियम आयन कितना फॉर्म होता है या वो कन्वर्ट होता है, वो गड़बड़ है, उसमें तो मीनिंग अलग हो जाता है, जबकि इन्होंने आंसर अल्फा का दे रखा है। परसेंटेज अल्फा कर लो। क्वेश्चन नंबर 16th में परसेंटेज अल्फा का आंसर पूछा है, तो बता परसेंटेज अल्फा। अच्छा बता पिरिडीन स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस है? वीक बेस है। अच्छा वीक बेस है तो ऑस्ट्रल्स डाइल्यूशन लॉ यूज कर सकते हो ना, और वीक बेस है तो अल्फा इक्वल्स टू मतलब रूट के बी अपॉन सी कर सकते हो, और इसी को फिर लास्ट में इनटू 100 कर दोगे तो परसेंटेज हो जाएगा। अब तो सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4th, थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 इजी सा हम टाइट्रेशन में कर चुके हैं। अब पढ़ो, उसमें लिखा है एसिडिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद KOH। ये तुम्हें उसने बोला है एसिडिक एसिड इज टाइट्रेटेड विद KOH। अच्छा मुझे बता एसिडिक एसिड तो वीक एसिड है ना, और KOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो वीक। अच्छा ये होता तो ये भी कर सकते थे, उसकी जगह क्या है NH4OH एंड HCl, तो है तो इसी तरह का क्वेश्चन वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, तो यहां पर NH4OH वीक बेस है, HCl इनकी टाइट्रेशन करवाई स्ट्रॉन्ग एसिड, तो वो तो इसका दूसरा क्वेश्चन में हमने बता दिया। एक और बता दिया तीसरा, तो यहां पर HCl होता तो भी कर सकते थे, लेकिन अभी क्या है एसिडिक एसिड, ये भी नहीं है तो फिर क्वेश्चन रॉन्ग है, चेंज कर लो इसको। तो यहां पर सुनना ध्यान से, NH4OH वीक बेस और एसिडिक एसिड वीक एसिड, लेकिन कब पूछी है pH एट इक्विवेलेंस पॉइंट, और इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता, एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेटेड लिखा ना उसने, तो एंड पॉइंट पर बता नंबर ऑफ इक्वल्स दोनों के इक्वल, तो ओनली कौन बचेगा इनका, सॉल्ट बचेगा, तो ये क्या हो गया सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का क्वेश्चन, क्योंकि ये और लेकिन उसमें देखो Ka Kb दोनों के डिफरेंट या इक्वल है, तो सॉल्व मत करना, डायरेक्ट बता देना 7, क्योंकि बता Ka Kb इक्वल टू एग्जैक्टली न्यूट्रल हो गया ना, हमने बोल था WaWb सॉल्ट्स का नेचर एग्जैक्टली Ka Kb की हेल्प से बताते हो, अब तो तुम्हें दे रखा है उसने Ka Kb इक्वल, तो सॉल्व भी क्यों करें, तो एग्जैक्टली न्यूट्रल, तो pH 7 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th हो गया सबका ये, इसमें सल्फेट आयन कंसंट्रेशन पूछी है, मतलब एक तरह से या H2SO4 आयन कंसंट्रेशन पूछी है, तो उसने लैंग्वेज में पढ़ो बस। क्वेश्चन नंबर 6 बता रहा हूं, देखो उल्टा ही तो है उसका, तो 9th का उल्टा 6th है, तो उसमें क्वेश्चन में समझ लो, क्वेश्चन नंबर 6 में तुम्हें बोला है तो इस क्वेश्चन में पढ़ो, तुम्हें बोला इन अ सॉल्यूशन 0.01 m Ba+2 आयंस आर प्रेजेंट। अच्छा हमने बोला था आयनिक प्रोडक्ट वाले क्वेश्चंस में सॉलिबिलिटी का कंसेप्ट कभी नहीं सोचोगे, क्योंकि यहां पर पूरा इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है कभी भी सॉल्यूशन में डायरेक्ट। अब बताओ उसने क्या लिखा है, इन अ सॉल्यूशन 0.01 m Ba+2 आयंस आर प्रेजेंट। अब तुम्हें बोला इसमें कितना H2SO4
ऐड करें नेसेसरी टू प्रेसिपिटेट BaSO4, ये तुम्हें उसने बोला है क्वेश्चन में। अच्छा बता, H2SO4 जब वाटर में भी आप सॉल्यूशन मिलाओगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ना, तो बताइए H प्लस आयन सल्फेट आयन में ब्रेक होगा, तो बता सल्फेट आयन था क्या इसमें पहले से, हमने मिलाया अलग से, तो हमने बेरियम सल्फेट नहीं मिलाया पूरा, इसलिए मैं तुम्हें बोलता हूं सॉल्युबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं हो सकता ये। क्यों, हमने प्रेसिपिटेशन के लिए बोला आयनिक प्रोडक्ट अलग टॉपिक, ओके है कहां दोनों एक साथ, वो तो हमने मिलाए अलग अलग दोनों को, पहले तो खाली बेरियम आयन था, सल्फेट आयन तो अलग से मिला रहे हैं, इसलिए हमने बोला था कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट का प्रेसिपिटेशन बोले सबसे पहले उसको आयंस में ब्रेक करके आयनिक प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिखा करो, और बता एक्सप्रेशन लिखोगे इसका तो Q इक्वल्स टू बेरियम आयन कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट आयन कंसंट्रेशन। लेकिन बता इसने प्रेसिपिटेशन स्टार्ट बोला है या नेसेसरी टू प्रेसिपिटेट, नेसेसरी टू प्रेसिपिटेट का मतलब प्रेसिपिटेशन होना ही चाहिए, तो बता इक्वल्स टू KSP करूं या ग्रेटर देन KSP, ग्रेटर देन KSP। अब बताओ तुम्हें बेरियम आयन कंसंट्रेशन पता है, BaSO4 का KSP पता है, तो बता सल्फेट आयन कंसंट्रेशन ला सकते हो, लेकिन सल्फेट आयन कंसंट्रेशन नहीं पूछी हमसे, H2SO4 कितना मिलाया, तो बता सल्फेट आयन से उल्टा H2SO4 की कंसंट्रेशन भी तो सोच सकते हो ना। अच्छा इसकी कंसंट्रेशन अगर C मिलाते तो आयंस की बिफोर डिसोसिएशन 0 100% डिसोसिएशन के बाद ये 2C और ये C, तो बता जो सल्फेट आयन कंसंट्रेशन वही H2SO4 कंसंट्रेशन हो गई ना इस क्वेश्चन में। तो ये समझ में आया उसने H2SO4 की कंसंट्रेशन क्यों पूछी, ये क्लियर सबको ये। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 जिनका भी डाउट है, अच्छा हमने पूरा समझाया था कि नॉर्मल सॉल्ट्स की, अच्छा बता हम पीएच जो हमने पढ़ी थी, अच्छा बता ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें तुम्हें बोला है FeCl3 का सॉल्यूशन एसिडिक क्यों है, तो FeCl3 पहले तो बता ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस सॉल्ट है ना। अच्छा ये सॉल्यूशन एसिडिक है वो हमें पता है, लेकिन एग्जैक्ट रीजन मतलब मैं इसको देखकर नेचर ना लिखें, अगर हम बता ये टाइप ना लिखूं नॉर्मल सॉल्ट का, तो बता इसको जब आयन में ब्रेक करूं तो ये H प्लस देना चाहिए ना, तो अभी तो बता इसको एसिडिक या बेसिक बोलूंगा ना, लेकिन बता ये तो Fe+3 और Cl- में ब्रेक होगा, तो हमने क्या बोला था कि नॉर्मल सॉल्ट्स का पीएच लाने के लिए हमने समझाया था कि पहले हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। क्यों समझाया था, बिकॉज बताओ हाइड्रोलिसिस के बाद ही तो ये H+ या OH देते हैं ना अपने एक्वा सोल्यूशन में, तो बता रीजन भी क्या होगा एसिडिक होने का या बेसिक होने का इनके, कि ये वाटर से रिएक्शन कर लेते हैं और H+ आयन या OH देते, लेकिन Cl- तो करता नहीं है स्पेक्टेटर एनाइन, तो बता वर्कर के टाइम, इसलिए बता आंसर भी क्या हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ Fe+3। अब यहां तक इसलिए मैंने समझाया था कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही क्यों पढ़ते हैं, हाइड्रोलिसिस सॉल्ट्स का ही क्यों पढ़ा, क्योंकि उनकी पीएच डायरेक्ट ला ही नहीं सकते, वो देते ही नहीं डायरेक्ट H+ या OH, इसलिए उनका हाइड्रोलिसिस करवाते तब वो देते H+ या OH, तो इसलिए आंसर भी हाइड्रोलिसिस ही होगा एसिडिक बेसिक होने का रीजन। तो बता डायरेक्ट तो ये हम कुछ नहीं बता सकते कि एसिडिक है बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये समझना ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के दूसरे क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें पढ़ो, क्वेश्चन में फाइंड आउट परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ 0.2 m एसिडिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 19 ये लिख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 में तुम्हें बोला है 0.2 m एसिडिक एसिड, 0.2 m एसिडिक एसिड, इसका परसेंटेज अल्फा फाइंड करें। अच्छा बताइए अकेला वीक एसिड है क्या, अभी अगर अकेला होता, क्वेश्चन पूरा पढ़ना आगे क्या लिखा, कब लाना है, इन 0.1 m HCl सॉल्यूशन या 0.1 m HCl की प्रेजेंस में। अब बता अगर ये अकेला वीक एसिड होता तो मैं ऑस्मोस डाइल्यूशन लॉ से ले आता आंसर,
लेकिन बता ये अकेला है या इन प्रेजेंस ऑफ HCl है? तो बता अब यहां पर मैं ऑस्वाल्ड्स डाइल्यूशन लो, पहले तो ये समझना डायरेक्ट यूज क्यों नहीं कर सकता, वरना Ka दिया उसने एसिडिक एसिड का, लेकिन डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग एसिड, इन दोनों में कॉमन आयन है H+ आयन। मतलब बताइए, तो कॉमन आयन इफेक्ट का क्वेश्चन हो गया, लेकिन बफर नहीं है, क्योंकि वीक एसिड के साथ उसका WS भी सॉल्ट होना चाहिए था, और ये तो एसिड एसिड मिक्स करे, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड मिक्स करे। और बता ऐसे क्वेश्चंस हमने सॉल्युबिलिटी में भी करे, तो KSP को यूज करते थे, लेकिन मतलब फॉर्मूला था या प्रोसीजर, S' की टर्म में लिखकर करते थे ना सॉल्व, तो यहां भी फिर प्रोसीजर हमारे पास। अब इसका पहले मीनिंग समझना एग्जैक्टली है क्या, ध्यान से देख लीजिए। उसका मतलब है कि हमारे पास पहले अकेला एसिडिक एसिड का सॉल्यूशन है, अकेले एसिडिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है। और बता जब ये अकेला है तो अपने आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा ना, तो एसिटेट आयन और H+ आयन के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, इसकी कंसंट्रेशन को अभी मैं C मान लूं और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अभी अकेला है तो अल्फा मान लूं, तो बता एट इक्विलिब्रियम हम क्या लिखेंगे, C - C अल्फा, C अल्फा C अल्फा लिखोगे। अच्छा, लेकिन अब किसकी प्रेजेंस में मिला रहे हो उसको, HCl, उसकी कंसंट्रेशन C1 मान लूं, तो HCl बता वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड, तो पार्शियली ब्रेक आयंस में 100% ब्रेक, 100% ब्रेक। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बता ये आयंस में 100% ब्रेक होगा, तो खुद बचेगा 0। और बता जो इसकी कंसंट्रेशन थी वही आयंस की डायरेक्ट लिख दूं, C1 C1 100%। अच्छा बता अब ये H+ आयन कॉमन आयन हो गया ना, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड शिफ्ट। अच्छा, इसका अल्फा वही रहेगा या डिक्रीज होगा, अल्फा डिक्रीजेज, और कब तक डिक्रीज होगा, जब तक कि न्यू इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और न्यू इक्विलिब्रियम पर अल्फा डिक्रीज होकर अल्फा या अल्फा डैश, और बता इस अल्फा डैश की वैल्यू पुराने वाले अल्फा से बहुत कम होगी ना, तो बता लेस या वेरी लेस, और ये कैलकुलेट करने पर 1% से भी बहुत कम आती है, कम भी नहीं बोल रहा हूं, 1% से भी बहुत कम। अभी प्रूव करेंगे। अब तुमसे इसने यही अल्फा पूछा है कि HCl की प्रेजेंस में जो नया अल्फा डैश है वो लाओ, तो बता जैसे सॉल्युबिलिटी लाते थे S', तो वैसे अब अल्फा डैश पूछा है, लेकिन बता जब न्यू इक्विलिब्रियम पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डैश हो गया, तो न्यू इक्विलिब्रियम पर अल्फा की टर्म में लिखूं या अल्फा डैश की टर्म में, तो बता C - C अल्फा डैश लिखोगे, और यहां भी क्या होगा, C अल्फा डैश C अल्फा डैश। लेकिन बता न्यू इक्विलिब्रियम और ओल्ड इक्विलिब्रियम पर इसका Ka बदलेगा क्या, वो तो डिपेंड ओनली अपॉन टेम्परेचर। अब बता इसका लाना है। अच्छा, ये अल्फा डैश जब बहुत कम है तो C अल्फा डैश भी बहुत ज्यादा है बहुत कम, तो बता C - C अल्फा डैश को ऑलमोस्ट C ही ले सकते हो, मतलब वीक एसिड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट C मान सकते हो। अच्छा, H+ आयन कॉमन आयन कंसंट्रेशन जो होगी, मतलब टोटल तो कितनी हो गई, C1 + C अल्फा डैश, लेकिन जब C अल्फा डैश नेग्लिजिबल तो H+ आयन कंसंट्रेशन C1 के इक्वल। और बता ये हमने बहुत बार बोला है कि जो कॉमन आयन कंसंट्रेशन होती है वो मेनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होती है ना, तो बता हर जगह जो बोल रहा हूं वही आ रहा है यहां पर भी। अब बता एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट वही रह गई जो पहले थी, H+ आयन की कंसंट्रेशन C मिल गई, तो बता इसका Ka सेम रहेगा, लेकिन अब हमें लाना है ना अल्फा डैश, तो मैं चेंज करूं, मैं तुमसे अल्फा डैश नहीं पूछ रहा, मैं तुमसे पूछूं न्यू इक्विलिब्रियम पर एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, एसिटेट आयन कंसंट्रेशन, तो बता Ka है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, जब भी तुम्हें Ka या Kb का कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो, फॉर्मूला हमें नहीं यूज कर सकते, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन लिख लेना, एक्सप्रेशन ओनली। तो बता इसका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, जैसे KSP भी लिखते थे केटायन इनटू एनायन, वैसे यहां क्या लिख देना,
एसिटेट आयन कंसंट्रेशन इनटू H प्लस आयन कंसंट्रेशन अपॉन एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन लिखोगे। अच्छा बता, यहां से अब एसिटेट आयन कंसंट्रेशन ला सकते हो क्या? अच्छा, Ka की वैल्यू 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन 0.2। अच्छा, H प्लस आयन कंसंट्रेशन भी पता है ना, कितनी है बता, 0.1। तो बता ये भी पता है 0.1, सॉल्व करोगे एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कितनी आ गई, 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5 एसिटेट आयन कंसंट्रेशन आ गई। अब यहां तक अगर मैं पूछता तो ये आईआईटी का क्वेश्चन, ओनली उसने यहां तक पूछा था, एसिड सेम क्वेश्चन था और बोला था एसिटेट आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। तो बताइए समझ में। अब ये क्वेश्चन एम्स का जहां उसने अल्फा डैश पूछा, लेकिन लाना मेन यहां तक था। अब बता, इसके बाद अल्फा डैश ला सकते हो क्या? ये क्यों लाना था एसिटेट आयन कंसंट्रेशन? मतलब इसी में तो अकेला अल्फा डैश है ना, तो सी अल्फा डैश के इक्वल कर सकते हो ना इसको। सी तुम्हें पता है, अल्फा डैश ले आओ। तो बता, यहां से एसिटेट आयन कंसंट्रेशन 3.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -5 इक्वल्स टू सी अल्फा डैश, और अल्फा डैश सॉल्व करोगे, वैल्यू लाओगे, वो आएगी 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 या 0.018%। अब बताओ ये 1% से कम है या 1% से भी बहुत कम है? इसलिए बता, हमने अल्फा डैश को पहले वेरी लेस बोला था कि 1% से भी बहुत कम आता है। तो बताइए 1% से भी बहुत कम है। अब इस तरह का दूसरा क्वेश्चन तुम्हें कहां मिलेगा, मैं बताया था, केमिस्ट्री एट ए ग्लांस में। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, एसिटिक एसिड की जगह NH4OH होगा, HCl की जगह KOH, मतलब वही वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस, OH आयन कॉमन हो गया, और उसने अल्फा डैश नहीं पूछा, अमोनियम आयन कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो। तो बता, यहां भी तो एसिटेट आयन पूछ सकता था मैं, जो कॉमन आयन था OH एंड H प्लस आयन, उनको नहीं पूछा, उसके अलावा दूसरे की पूछी। तो बता, इस तरह से करके वो भी कर सकते हो, कर लोगे? ठीक है, और कोई डाउट है? वो गड़बड़ है उसमें, वो रहने दो, इसमें H प्लस OH आयन वाला ना, ये वाला, ये तो सही है, ये भी तो हो सकता है। हमें थोड़ा पता Ka1 की वैल्यू नेगेटिव में है तो प्लस में आ जाएगी पावर, उल्टा हो जाएगा, पावर नेगेटिव होती है Ka की। तो तब ये चीज क्लियर सबको, तो कर लोगे। तो अब देख लें लास्ट चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इस चैप्टर का नेम ही बता रहा है कि पूरी केमिस्ट्री में जो हमने कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, मतलब जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हम यहाँ रिवाइज करेंगे, मैं समराइज करवाऊंगा। और ये चीजें मैं बोला जो हम पढ़ चुके हैं वही करना समराइज, और ये सब तुम बताओगे, रिवीजन तुम्हारा होगा ना मेरा होगा वापस। अब बता, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने पूरे केमिस्ट्री हमने पढ़ ली ऑलमोस्ट, फिजिकल केमिस्ट्री। तो उसमें हमने सबसे ज्यादा दो कंसेप्ट पढ़े, एक तो मोल कंसेप्ट, दूसरा इक्विवेलेंट कंसेप्ट। इक्विवेलेंट कंसेप्ट दो चैप्टर में पढ़ा मेनली, या तीन चैप्टर में, एक तो आयनिक में, दूसरा रेडॉक्स में तुमने पढ़ा, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो इन तीन को छोड़कर हर जगह चैप्टर में तुमने मोल को ही यूज करा है, मतलब मोल कंसेप्ट ही पढ़ा है। तो बता, सबसे पहले मोल कंसेप्ट यूज करें। अब इसके भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और ये ध्यान रखना, इस चैप्टर में से हर साल एक क्वेश्चन आता है इजी सा, फिर भी मैं बोल रहा हूं इसको आना चाहिए हमें फिर। अब मोल कंसेप्ट लिख लें। अच्छा था, मोल का मीनिंग क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। लिख लें मोल, लिख लें मोल इज, मोल इज बेसिक SI यूनिट, मोल इज बेसिक SI यूनिट, मोल इज बेसिक SI यूनिट of amount of substance.
मोल इज बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बेसिक ऐसा यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इसमें मोल को तो हमने बोल दिया सिंपली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन बता ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमने पूरी केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कभी मास की टर्म में यूज करा, कभी वॉल्यूम की टर्म में लिया, कभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म में यूज करा। तो मुझे बता दो, ये सबको आता है, रिवीजन ही होना है, बचपन से पढ़ रहे हो सब चीजें। अच्छा था, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? बोलो। Na लिख लो। तो 1 मोल सब्सटेंस में Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, और 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कैन बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। वो पार्टिकल्स जो एग्जैक्टली होंगे वो एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कोई भी हो सकते हैं। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। अच्छा बता, ये जो 6.02 इंटू 10⁻23 है, इसी को एवोगाड्रो नंबर बोलते हो, और मोस्टली Na से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में कुछ जगह N0 भी लिखा होगा। तो Na लिखे या N0 लिखते, बात एक ही है। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में Na पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन अब इसमें एक चीज जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, मोल कंसेप्ट का कोई भी न्यूमेरिकल हो या क्वेश्चन हो, सबसे पहले चेक करना कि वो सब्सटेंस कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या स्टेबल होता है, एटम फॉर्म में, मॉलिक्यूल फॉर्म में या आयन फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बता तभी डिसाइड कर पाओगे 1 मोल में Na एटम्स होंगे या 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स होंगे या 1 मोल में Na आयंस होंगे। ओके, हमने लिख तो दिया Na पार्टिकल्स, लेकिन पार्टिकल्स एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस, तीनों में से कोई एक होंगे, तीनों नहीं होंगे एक साथ, इसलिए ध्यान से लेना। तो जैसे मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं उसमें हमारी थ्योरी भी होगी, आगे के क्वेश्चन भी होंगे। तो मुझे बताओ, किसी भी, मैं तुमसे बोलूं 1 मोल, ध्यान से सोचना, जो हम पढ़ चुके पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में उसी के अकॉर्डिंग बताना है। 1 मोल पोटेशियम मेटल, तो बता 1 मोल पोटेशियम मेटल बोला मैंने, तो बता मॉलिक्यूल फॉर्म में या एटम फॉर्म में स्टेबल? मेटल्स तो सब एटम फॉर्म में होती हैं। तो बता, अगर मैंने बोला 1 मोल पोटेशियम, तो क्या बोलोगे, इसमें Na मॉलिक्यूल्स होते हैं या Na एटम्स होते हैं? क्योंकि ये एटम फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर बोलूं 1 मोल हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, तो बताओ एटम या मॉलिक्यूल? स्टेबल वाली बताओगे स्टेट, तो मॉलिक्यूल, तो H या H2। अब बता, इसमें 1 मोल में Na एटम्स बोलूंगा या Na मॉलिक्यूल्स बोलूंगा? अच्छा, इसी में रुक जा। अब मैंने बोला बदल दिया, सब्सटेंस बदला, तो बता एटम्स की जगह मॉलिक्यूल्स हो गए ना। अच्छा, लेकिन पूछूं, इसमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस में नंबर ऑफ एटम्स, तो 1 मॉलिक्यूल में 2 एटम्स, तो Na मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है? बता 2 Na एटम्स लिख लो। तो बता, हमेशा 1 मोल में Na एटम्स नहीं होते हैं, ये बस समझाना था मुझे। वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस क्या, इसलिए हमने 1 मोल सब्सटेंस लिखा है, लिख ले इसी में ये। इसी तरह से 1 मोल कार्बोनेट आयन, अब तो बता, मैं खुद ही बोल रहा हूं आयन है, तो 1 मोल में Na एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे? आयंस। अच्छा बता, 1 मोल कार्बोनेट में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे? 4 Na, क्योंकि एक आयन में कितने हैं? 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, 4 एटम्स। तो बता Na आयंस में कितने होंगे? 4 इंटू Na एटम्स। तो बताओ, हमेशा 1 मोल में Na एटम्स नहीं होते हैं, वो डिपेंड करेगा सब्सटेंस एटम होगा तो ही 1 मोल में Na एटम्स होंगे, वरना डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अच्छा था, ये तुम लिखते आ रहे हो कि 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, 1 मोल में 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स ही क्यों बोले? ये लाए कहां से? ये क्या, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं?
हाँ बोलो। और ये कंपटीशन का क्वेश्चन इजी सबको आता है, फिर भी पूरा बोलना, आधा अधूरा नहीं। कार्बन तो सब जगह बोल दूंगा मैं। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, लिख लो, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो हमने 1 मोल की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 ही क्यों ली? बिकॉज ये है 12 ग्राम कार्बन में, 12 आइसोटॉप में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स की वैल्यू, और उस वैल्यू को हमने 1 मोल के इक्वल बोला। तो बता, ये चीज ध्यान रखना कि ये सब्सटेंस किसके रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं हम। अब लेकिन सबसे ज्यादा जो हमने मोल को यूज करा, वो तो मास की टर्म में सबसे ज्यादा यूज किया ना। और किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का, ये तो हमने बहुत जगह ऑलमोस्ट हर चैप्टर में यूज करा है। बता दो, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास किसके इक्वल होता है? बोलो। अगर वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल है तो, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम। और हमने जब फैराडेज लॉज पढ़े तब भी लिखा था ये, और मैंने वहां दोनों लिखता था हमेशा, क्योंकि हमने यहां भी तो पढ़ो सब्सटेंस लिखा है ना। और सब्सटेंस, अच्छा ये 1 मोल तो क्या शो करता है? मोलर वर्ड को शो करता है ना। अच्छा, उसके आगे 1 मोल का मास है, इसलिए क्या बोल दिया शॉर्ट में? मोलर मास भी बोलते हो। तो बता, 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास बोलते हो। लेकिन यहां भी चेक करना, मोलर मास एटॉमिक वेट के ग्राम के इक्वल के होगा या मॉलिक्यूलर वेट, वो फिर डिसाइड कौन करेगा? जैसे यहां करा कि 1 मोल में पार्टिकल्स कौन से टाइप के होंगे, तो यहां भी चेक करना है कि सब्सटेंस एटम है, लिख लो, या मॉलिक्यूल है। इसलिए एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। और बता, इसी को तुम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी बोलते थे। और वैसे भी, लेकिन हम तो सिंपल सा ध्यान रखो। तो बता, एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो मुझे बता दो 1 मोल पोटेशियम का मास। अच्छा बता, पोटेशियम मॉलिक्यूल या एटम? तो इसका एटॉमिक वेट इन ग्राम तो 39 या 39 ग्राम। ग्राम जरूर बोलना साथ में, वरना कुछ मीनिंग नहीं है फिर उसका, क्योंकि 1 मोल का मास होता ही इन ग्राम है। एटॉमिक वेट इन ग्राम या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, तभी तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं उसको। अब लेकिन यहां पर ये तो हमने बोला मोलर मास, लेकिन कई बार वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस, एक्चुअल मास ऑफ सब्सटेंस। तो इसका मीनिंग भी हमें क्लियर हो। अच्छा मुझे एक चीज बता ध्यान से, मैं सबसे पूछ रहा हूं, ये जो मोलर मास है, ये अकेले पार्टिकल का मास है या एन पार्टिकल्स का मास है? मतलब बता, ये जो मास है वो तो बल्क का है ना। और बता, एक्चुअल मास किसी का भी बल्क में हो सकता है क्या? उसके अकेले का बता, तुम्हारा कोई एक्चुअल मास पूछेगा तो अकेले का बताओगे, सबका कंबाइन थोड़ा बताएंगे। तो अकेले का बताओगे। तो यहां भी ध्यान रखना, एक्चुअल वर्ड लिखा इसीलिए कि इसी का मीनिंग ध्यान है तो हम खुद ही बना लेंगे। एक्चुअल मास अकेले एटम या मॉलिक्यूल, लेकिन मैंने क्या बोला? अकेले एटम या मॉलिक्यूल, क्योंकि बता सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल वो तो चेक करोगे ना यहां भी। तो बता इसको क्या बोलोगे? मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल, 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। तो बस तुम्हें ध्यान आना चाहिए, क्वेश्चन में अगर उसने एक्चुअल मास पूछा है तो वो किसका पूछा है? मास ऑफ 1 एटम और 1 मॉलिक्यूल। अच्छा बता, जो एक एटम या एक मॉलिक्यूल होता है वो तो बहुत छोटा होता है, दिखता भी नहीं हमें। तो बता, उसके मास को इन ग्राम डिफाइन करना फिजिबल है क्या? इसलिए तुम उसके लिए क्या यूज करते हो? एएमयू, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी यूज करा। तो बता, वहां पर जो पढ़ा उसी को बोला 1 AMU, लेकिन इनका कन्वर्जन करते थे ग्राम में या किलोग्राम में, सबको ध्यान है। तो बता 1 AMU की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या 1.67 10⁻27 किलोग्राम, लिख लें साथ में ये सब। तो बता 1 AMU की वैल्यू
1.67 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम या इन किलोग्राम माइनस 27। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना होता, AMU जो है ये एटॉमिक मास यूनिट बहुत छोटे एटम के लिए एक पार्टिकल की है, लेकिन आजकल हम ये यूज नहीं करते हैं। न्यू यूनिट इसकी एटॉमिक मास यूनिट की जगह अब हम यूज करते हैं U या यूनिफाइड मास। इसको हमने रिप्लेस कर दिया अब AMU को U से। एनसीईआरटी में तुम पढ़ोगे वहां कहीं नहीं लिखा होगा AMU, वहां हर जगह U लिखा होगा। जैसे हीलियम का एटॉमिक मास तो 4 AMU नहीं लिखा होगा, ओनली 4 U, लेकिन है वो सेम चीज। AMU तो एटॉमिक मास यूनिट, वो क्या है ओनली यूनिफाइड मास। लेकिन बता जितने AMU उतने ही यूनिफाइड मास भी होता है, तो 10 AMU तो 10 U, और एक और यूनिट यूनिफाइड मास या AMU की जगह डाल्टन, तो 1 डाल्टन भी 1 U ही होता है। तो बता ये तीनों कन्वर्जन है, ये तो बस खाली जो बता रहा हूं जो मिल सकते हैं, तो हमें याद होना चाहिए बस उनके लिए। तो सिंपल हमने बोला जो पढ़ चुके वो समराइज कर रहा हूं बस, तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा यहां पर ये जो 1 AMU की वैल्यू तुमने लिखी, मतलब ये लिखी ना 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम, ये लाए कहां से या ये रिप्रेजेंट किसको करती है? तो 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप का 1/12 होता है 1 AMU की वैल्यू। अब ये लास्ट 5 ईयर में ही कंपटीशन में पूछा है, लास्ट 5 इयर्स में खाली ये पूछा था कि 1 AMU किसको रिप्रेजेंट करता है, और उसमें ये वैल्यूज नहीं लिखी थी कुछ भी, खाली ये लिखा था कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। और एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं, सुन ले कि आजकल हम किसी सब्सटेंस के 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली वे कर सकते हैं। 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल को एग्जैक्टली वे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो उससे हम 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल को भी वे कर सकते हैं। तो बता 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल को वे करा, उसका 1/12 करा, तो बता 1 AMU की वैल्यू हो गई ना। ये क्लियर है? अब यहां पर एक कैलकुलेशन के काम की चीज बोल रहा हूं, ये कन्वर्जन हमारे बहुत काम आएगा। 1/Na, मतलब 1/Na जो है इसको डिवाइड करना बहुत जगह यूज होगा। तो बता बार बार डिवाइड करोगे बहुत लेंथी हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आएगा हमेशा 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24। लेकिन बता इसको AMU मत बोल देना, क्योंकि वो ग्राम में के साथ होता है और ये खाली नंबर है। बता ये तो 1/Na डिवाइड कर रहे हो ना खाली तुम, तो 1/Na। तो ये क्लियर सबको? ये तो बता ये क्या हो गया, 1 मोल का रिलेशन विद मास हो गया, जो हमने पढ़ चुके पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में यूज कर चुके हैं। उसमें से मैं फिर बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखना कि मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस, उसका मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, अगर वो मॉलिक्यूल है तो, एटम है तो एटॉमिक वेट इन ग्राम होता है। या उल्टा भी बोल सकते हो MW ग्राम या AW ग्राम में 1 मोल प्रेजेंट होते हैं, उल्टा भी तो बोल सकते हो ना, होता मास में 1 मोल होते हैं। तो अब इसी का थर्ड रिलेशन विद वॉल्यूम, तो मुझे बता दो किसी भी सब्सटेंस के, ध्यान से बताना जल्दबाजी मत करना, बता किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? अच्छा एट STP कितना होता है? बोलो। नहीं होता है। मैंने इतनी बार बोला किसी भी सब्सटेंस का, सोच नहीं रहा, अब तो सही कर लो। और हमने बता जहां भी 22.4 लीटर लिखा वो हमेशा गैस के लिए बोला। अभी तक मैं किसी भी सब्सटेंस बोल रहा था, इसलिए वो अंडरलाइन कर रहा हूं बार बार सब्सटेंस। ये नहीं कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए अंडरलाइन कर रहा हूं वो सब्सटेंस, मतलब वो सॉलिड लिक्विड गैस सबके लिए है, लेकिन मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट STP NTP 22.4 होता है, इसलिए इसमें
अब मैं बोल रहा हूं वॉल्यूम, इसीलिए हमने मतलब पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में वॉल्यूम था या प्रेशर था, सबसे पहले गैस चेक करते थे है या नहीं। तो बता वही चीज यहां भी रखो ना, तो लिख लें वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। अच्छा था, ये किसी पर्टिकुलर गैस के लिए होता है वॉल्यूम या फॉर एनी गैस? मतलब कोई भी गैस एट एसटीपी और एनटीपी उसका वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर या 22,400 मिलीलीटर, यही होता है। तो बता 1 मोल गैस, अच्छा बता जैसे 1 मोल का मास मोलर मास बोलते हो, तो बता 1 मोल का वॉल्यूम क्या बोलोगे? मोलर वॉल्यूम बोलोगे ना। तो बता मोलर वॉल्यूम कितना हो गया 1 मोल गैस का एट एसटीपी एनटीपी 22.4 लीटर। अच्छा ये एसटीपी और एनटीपी पर टेम्परेचर प्रेशर भी हमें बताओ। तो एसटीपी पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 1 बार। एनटीपी पर टेम्परेचर फिर से 0 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन प्रेशर 1 एटीएम। लेकिन मतलब फिर भी एसटीपी एनटीपी को हम सेम मानते हैं ना, तभी तो लिखते हो एसटीपी और एनटीपी। क्यों लिख देते हैं? अच्छा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मतलब एग्जैक्टली 1 एटीएम 1.013 बार होता है ना, लेकिन मतलब हमने हर जगह क्या माना, एटीएम और बार को सेम ही माना ना ऑलमोस्ट। और बता जब 1 एटीएम ऑलमोस्ट 1 बार मान रहे हो, तो बताओ एसटीपी भी ऑलमोस्ट एनटीपी के इक्वल ही हो जाएगी ना फिर, क्योंकि टेम्परेचर तो दोनों का सेम है। अब लेकिन बहुतों को कंफ्यूजन की, हमने तो पढ़ा था स्टैंडर्ड कंडीशंस में तो टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो करेक्ट पढ़ा था तुमने। और अभी भी वही बोलूंगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, ये करेक्ट है। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन एसटीपी में और स्टैंडर्ड कंडीशंस में बहुत डिफरेंस होता है। एसटीपी का मीनिंग है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर या नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जबकि स्टैंडर्ड कंडीशंस एग्जैक्टली इनका जो एक्चुअल नेम है वो ये नहीं है। इनका एक्चुअल नेम मैंने पहले भी बताया है, ये है स्टैंडर्ड एम्बिडिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एम्बिडिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एसएटीपी। लेकिन बार बार एसएटीपी लिखे उससे अच्छा हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। इसलिए तुमने ध्यान से देखा, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था चाहे थर्मोडायनेमिक्स था, हम जब भी बोलते थे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, कभी भी लिखा क्या हमने अंडर एसटीपी? अरे मना करो, नहीं लिखा। अंडर एसटीपी थोड़ा लिखा उसको, हमेशा क्या लिखा, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस लिखा ना अलग से। क्यों लिखा? क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन लेते हो, लिख भी लो ये, लेकिन प्रेशर 1 एटीएम या 1 बार ही लेते हो। तो बता एसटीपी एनटीपी और एसएटीपी में प्रेशर सेम होता है लेकिन टेम्परेचर अलग होते हैं, इसलिए तो उसको अलग से बोला स्टैंडर्ड कंडीशंस, जिससे कि हमें डिफरेंशिएट कर पाए हम। तो ये ध्यान रखना, मैं ये बता रही है अलग से फिर क्लियर रखना, क्योंकि एसटीपी में अलग मीनिंग है, इसलिए उसको शॉर्ट में एसटीपी बोला, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। इसको मैंने कभी नहीं बोला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बोला है स्टैंडर्ड कंडीशंस में टेम्परेचर प्रेशर। तो ये ध्यान रखोगे। अच्छा अब ये लिख लें, अब काम का हमारे बता भी तो एसटीपी एनटीपी है, इसलिए तुमने कभी भी वॉल्यूम 22.4 लीटर यूज किया, कभी भी ये नहीं लिखा अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस 22.4 होता है, उसे लिखा शॉर्ट में हमेशा एट एसटीपी एनटीपी। अब ये लाए कहां से बता कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर होता है, लाए कहां से? बोलो, मैं बोला गैस के लिए बोल बोल के थक गया, कुछ भी ना है तो आइडियल गैस इक्वेशन, तो अब तो बता दो। तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ही लाए होंगे। प्रेशर 1, वॉल्यूम लाना है, नंबर ऑफ मोल्स 1,
आर वैल्यू एग्जैक्टली 0.0821 होती है, तो हम शॉर्ट में लिखते थे अप्रोक्स। अच्छा, टेम्परेचर एसटीपी एनटीपी पर तो 273 केल्विन लोगे और इसको सॉल्व करोगे, लिख लेंगे, तो बता वैल्यू कितनी आती है 22.4 लीटर। तो ये वैल्यू हमने फिर बोली 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट एसटीपी और एनटीपी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स इनके तो बता, हमने फिर फॉर्मूले भी पढ़े थे ना अलग अलग, और सबसे ज्यादा जो हमने फॉर्मूला यूज करा बता मास वाला यूज करा ना। अब वो हमें सबको याद है, बताऊं कि कैसे लाते? यूज तो तुम कर चुके बिना बताए भी, तो बता मुझे बता दो, अगर क्वेश्चन में मास गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे लाते हो? उसके लिए पहली चीज बता, मास किस में लेते हो, मिलीग्राम या ग्राम? अब डिवाइड किससे करूं? मोलर मास एक मतलब डिपेंड करेगा फिर यहाँ पर भी सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल है। अगर वो एटम हुआ तो बता एटॉमिक वेट इन ग्राम करोगे डिवाइड, लेकिन मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। तो बता फॉर्मूले को यूज करने में भी चेक करना है कि सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल है। अच्छा, ये लाई कैसे डायरेक्ट बोल लूं वर्बली में बता देता हूं। अच्छा बता, हमने पढ़ा ना अभी, अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल होता तो 1 मोल का मास mw ग्राम, तो उल्टा भी बोल सकता हूं mw ग्राम में 1 मोल है, तो 1 ग्राम में क्या होगा 1 अपॉन mw, तो w ग्राम में क्या होगा w अपॉन mw ही आएगा। तो डायरेक्ट फॉर्मूला। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो बता मल्टीप्लाइड बाय Na या डिवाइड बाय Na? क्योंकि Na मॉलिक्यूल्स में 1 मोल, तो गिवन मॉलिक्यूल्स में कितने मोल, तो बता अपॉन Na। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस या सॉलिड लिक्विड गैस तीनों सब्सटेंस के लिए? क्योंकि तो एनी सब्सटेंस बोला था ना हमने। अच्छा बता, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी गिवन हो तो मोल ला सकते हो क्या? कैसे लाते हो बता, 22.4 लीटर में 1 मोल, तो वी लीटर में कितने मोल, V अपॉन 22.4 लीटर। लेकिन अगर बता वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो फिर तो 22,400 मिलीलीटर से डिवाइड करोगे। लेकिन ये फॉर्मूला ओनली फॉर गैसेस एट एसटीपी और एनटीपी ही काम का है। लेकिन बता, अगर टेम्परेचर प्रेशर अदर देन एसटीपी एनटीपी हो गैस के लिए, तो बताओ अदर देन एसटीपी एनटीपी हो तो पीवी इक्वल टू नाटी से तो ला सकते हो ना मोल। तो टेम्परेचर प्रेशर अदर देन एसटीपी एंड एनटीपी हो तो टेम्परेचर प्रेशर अदर देन एसटीपी और एनटीपी, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से भी मोल ला सकते हैं। लेकिन ये मोल सॉलिड लिक्विड गैस सबके या ओनली फॉर गैसेस है? ओनली फॉर गैसेस। जो हम पूरे चैप्टर्स में पढ़ चुके वो मैं बस समराइज कर रहा हूं। अच्छा बताओ, अगर तुम्हें मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, तो बताओ मोल ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन ला सकते हो क्या? मतलब मोलैरिटी इक्वल्स टू n बाई वी होता है ना, तो n इक्वल्स टू m इंटू वी लिख सकते हो। लेकिन ये m इंटू वी हर जगह काम आएगा या सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में आएगा? सॉल्यूट इन सॉल्यूशन में काम आएगा। अभी रॉन्ग करवाऊंगा तुम्हारा क्वेश्चन।
मुझे पता है वहां क्या लिखवाना है, अभी करवाऊंगा क्वेश्चन राउंड, लिख लो ये। अब द मोल कंसेप्ट तो यहां तक हमने बोला सिंपल सा, लेकिन अब इसको हम इसके दूसरे टॉपिक्स भी इसमें मिक्स करके डायरेक्ट मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हम पूछ सकते हैं। अच्छा, मोल कंसेप्ट के क्वेश्चंस अब इसमें कैसे हम पूछेंगे, तो उसके लिए बोल रहा हूं। जैसे यहां पर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं, अगर तुम्हें वेपर डेंसिटी गिवन हो तो बता क्या ला सकते हो इससे, कैसे लाते हो? डबल ऑफ वेपर डेंसिटी, लेकिन मतलब वेपर डेंसिटी की नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस की होगी या वोलेटाइल की, जो वेपर में बदल सकता है, या गैस की होगी ना, तो बता, लिख भी लेना, तो वो क्या होगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब तुम्हें एक चीज बोल रहा हूं, अगर क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करवाए तो भी मॉलिक्यूलर वेट लाना, क्योंकि वेपर डेंसिटी का एक ही यूज है, मॉलिक्यूलर वेट दे दिया उसने, या वेपर डेंसिटी दे दे तो भी उसको मॉलिक्यूलर वेट में कन्वर्ट करना, फिर क्वेश्चन में यूज करना। अच्छा, लेकिन भाई ये जो वेपर डेंसिटी होती है ये हम केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं, तो मुझे बता ये एक्चुअल डेंसिटी होती है या रिलेटिव? किसके? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस के, लिख ले। तो बता वेपर डेंसिटी क्या होती है? किसी भी गैस की डेंसिटी रिलेटिव टू दैट ऑफ हाइड्रोजन गैस, और गैस और हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर होती है। एसटीपी नहीं बोला है, ये सेम को, ये नहीं कि एसटीपी में एस सेम है, वो स्टैंडर्ड है, वो तो टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी हो लेकिन होने चाहिए सबके सेम। तो सेम टेम्परेचर प्रेशर पर वेपर डेंसिटी। अब मैं इसी का क्वेश्चन बोला जो एआईपीएमटी में आया था, जहां खाली हुई रिलेशन, सेकंड वाला क्वेश्चन, बस मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं पूछा था, क्वेश्चन बोला सुन ले। उसने बोला था डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी गिवन था, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस गिवन थी, और बोला था डेंसिटी ऑफ एयर वो भी गिवन थी, और एयर बताओ मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब गैस ही है ना, और बोला था वेपर डेंसिटी ऑफ एयर फाइंड कर, मतलब खाली फॉर्मूला यूज करना, डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो उसने खुद ने क्वेश्चन में दी थी, कर लोगे। अब इसी के साथ मोल कंसेप्ट में ही एक और लॉ जो हम ऑलरेडी बहुत चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं, एवोगाड्रोस लॉ, ये भी क्वेश्चन में यूज होगा, लिख लें। और मैं बताऊंगा अभी बहुत सारे चैप्टर्स में यूज कर चुके हैं इसको, लिखे एवोगाड्रोस लॉ। लिख लें, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, at constant temperature and pressure, volume of a gas, volume of a gas is directly proportional to, is directly proportional to number of moles of that gas, is directly proportional to number of moles of that gas, number of moles of that gas। अब ये है क्या, देख ले बोर्ड पर, ये स्टेटमेंट बाद में पढ़ेंगे। हमने क्या बोला, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने बोला लॉज भी आइडियल गैस इक्वेशन से प्रूव करते ना गैस के लिए, तो अब बता ये लॉ है तो गैस के लिए ना, तो प्रेशर कांस्टेंट बोला ना उसने, सबसे पहले पढ़ो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो बता प्रेशर कांस्टेंट, आर तो वैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, तो बताओ प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो जो ये वॉल्यूम ऑफ गैस होगा वो किसके पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल्स पर करेगा। मतलब हमने एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शेडले प्रिंसिपल में पढ़ा था, तो बता एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर
हमने बता क्या बोला था कि टोटल मोल बढ़ते हैं इसलिए वेसल का टोटल वॉल्यूम बढ़ता है, फिर कंसंट्रेशन बदलती है। या थर्मोडायनेमिक्स में भी मतलब हमने पढ़ा था इन अ केमिकल रिएक्शन जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर वर्क होता है तो वर्क डन माइनस पी डेल्टा वी ओपन वेसल में, या माइनस डेल्टा इन जीआरटी लिखा था ना। तो बता वो लाए कैसे थे कि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनते हैं तो कॉफिशिएंट बदलने की वजह से मोल बदलते हैं, और मोल बदलते हैं तो वॉल्यूम भी बदलता है ना। बोलो, जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, इसलिए बता फिर तभी तो डेल्टा एन जी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वाले क्वेश्चंस करते थे, वी प्रोपोर्शनल टू एन। तो बता वो यही तो है ना, बता यूज हमने बोला इसको ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं, लिख लो ये। और इसी का दूसरा स्टेटमेंट जो हम स्पेसिफिकली मोल कंसेप्ट में करेंगे यूज, इसी का सेकंड स्टेटमेंट लिख लें। और आगे हम ये फर्स्ट स्टेटमेंट में अभी से बोल रहा हूं, आगे जब हम स्टाइकियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स मतलब केमिकल रिएक्शन में न्यूमेरिकल, वहां ये फर्स्ट स्टेटमेंट काम आएगा। और लास्ट 10 इयर्स में इस पर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आए, और याद आ गया तो बहुत छोटा, वरना अननेसेसरी हम लेंदी कर लेंगे उसको। बस ये याद आ जाए कि हमने पढ़ लिया। देखो सेकंड स्टेटमेंट इसका, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, at same temperature and pressure, equal volumes of different gases, equal volumes of different gases have देख लो have equal volumes of different gases have equal number of moles and molecules, equal number of moles and molecules, but not number of atoms, but not number of atoms, but not number of atoms। अब ये जो स्टेटमेंट लिखा बाद में पढ़ेंगे, बोर्ड पर देख लो, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में तुमसे पूछ रहा हूं। अभी ये एग्जांपल जो ये एक्चुअल में क्वेश्चन भी और हमारा लॉ भी समझाएगा। तो मैं क्वेश्चन बोलूं तुमसे, CH4 CO2 हाइड्रोजन गैसेस आर सेपरेटली, मतलब पहले होता गैसेस है ना, आर सेपरेटली प्रेजेंट इन 3 आइडेंटिकल वेसल्स। तो पहले तो बता आइडेंटिकल वेसल्स अलग अलग 3 है ना, इनका क्या मीनिंग है कि वॉल्यूम तीनों का सेम है। तो बता इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट गैसेस हो गया ना। तो बताती अगर मैं मीथेन गैस का वेसल का वॉल्यूम V लीटर मानूं, और बता गैस का खुद का वॉल्यूम या वेसल का वॉल्यूम, तो बता मीथेन की वेसल का वॉल्यूम V लीटर, तो बाकी दोनों की भी आइडेंटिकल है तो उनका भी V लीटर। और टेम्परेचर प्रेशर के लिए कुछ नहीं बोला तो मैं सेम टेम्परेचर प्रेशर मानूंगा सबका, या मैं बोल दूं तीनों STP पर हैं, मतलब सेम टेम्परेचर प्रेशर की वैल्यू क्या मान ली हमने, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 273 केल्विन है। तो बता तीनों गैसेस का सेम टेम्परेचर प्रेशर। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मैं तुमसे बोलूं फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच गैस, तो बता ला सकते हो एट STP तीनों की वॉल्यूम पता है, तो बता नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वॉल्यूम अपॉन 22.4 हो जाएगा ना लीटर में, इसलिए इसके भी मोल कितने होंगे, V अपॉन 22.4 मोल, इसके भी कितने होंगे, V अपॉन 22.4 मोल। तो बता तीनों के मोल डिफरेंट है या सेम। अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछूं मैं, तो पहले सुनना ध्यान से, मैंने बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लाएं, तो पहले इनका बता सब्सटेंस एटम है या मॉलिक्यूल, तीनों मॉलिक्यूल। तो बता इनके 1 मोल में Na एटम्स होंगे या Na मॉलिक्यूल्स, Na मॉलिक्यूल्स होंगे इनके 1 मोल में। तो बता इन तीनों के 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, लेकिन है कितने मोल, N, V by 22.4 को N बोल लू, तो बता N मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 मोल में Na, तो N मोल में N इंटू Na मॉलिक्यूल्स।
तो बता मीथेन में n इंटू Na मॉलिक्यूल से, CO2 में भी n इंटू Na मॉलिक्यूल से, हाइड्रोजन में भी n इंटू Na मॉलिक्यूल से। अब मैं तुमसे बोलूं फाइंड नंबर ऑफ एटम्स। अब पहली चीज बता, अब नंबर ऑफ एटम्स लाने हैं तो मैं ये बोलूं कि तीनों के 1 मोल में Na एटम्स होते, क्योंकि मॉलिक्यूलर है, 1 मोल में तो Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे अभी भी। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स लाने हैं तो पहले इनके 1 मॉलिक्यूल में चेक करूं नंबर ऑफ एटम्स। तो बता 1 मॉलिक्यूल में 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 5 एटम्स। तो बता 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम्स, तो हमारे पास तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, n इंटू Na। तो बता इंटू 5 और कर दो इसी को, तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। तो बता 1 मॉलिक्यूल में 5 एटम्स है तो n इंटू Na मॉलिक्यूल्स में इंटू 5 एटम्स। इसी तरह से इसके, लेकिन बता इंटू 5 या इंटू 3, क्योंकि 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अच्छा इसमें इंटू 2 करोगे, n इंटू Na में इंटू 2 एटम्स बोलोगे। अब पढ़ो स्टेटमेंट, equal volumes of different gases at same temperature and pressure have same number of moles। बता सब में V/22.4 मोल सेम, and molecules n into Na same, but not number of atoms है क्या सेम। अच्छा रीजन बताओ मुझे, क्यों नंबर ऑफ एटम सेम नहीं आए। क्योंकि सबके 1 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नंबर ऑफ एटम्स सेम होना जरूरी नहीं है। और तुम्हें ध्यान हो, तुम इसके लिए एक टर्म बोलते थे एटॉमिसिटी। 1 मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स को बता एटॉमिसिटी बोलते हो ना। तो बता मीथेन की एटॉमिसिटी 5 है, CO2 की 3 है, हाइड्रोजन की 2 ही है। अच्छा हीलियम गैस होती तो बता एटॉमिसिटी सबकी अलग अलग, तो नंबर ऑफ एटम्स तो अलग आ सकते हैं ना। तो इसलिए नंबर ऑफ एटम सेम नहीं होते। तो तुमसे इसका क्वेश्चन कैसे पूछेगा, एक तो यही पूछ सकता है, दूसरा मैं तुमसे बोलूंगा कैलकुलेट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बता 1:1:1। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स का पूछूं तो एटॉमिसिटीज का रेशियो, मतलब 5:3:2 आएगा ना। बता n इंटू Na तो कट जाएगा ना रेशियो में। तो बता एटॉमिसिटी सबकी अलग अलग, इसलिए नंबर ऑफ। तो स्टेटमेंट जो लॉ हमने लिखा था वो समझ में आए कैसे लिखा। अब इनमें से डायरेक्ट मोल कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन लास्ट 10 इयर्स में सबसे ज्यादा मोल कंसेप्ट का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, और पूछा है बहुत बार, तो उसने 99% नंबर ऑफ एटम्स पूछे इन गिवन सब्सटेंस। और नंबर ऑफ एटम्स पूछे तो हमने डायरेक्ट जो अभी इतना सारा करा, मतलब बार बार ये करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। मतलब गिवन वॉल्यूम को पहले मोल में बदला, फिर इंटू Na किया, मॉलिक्यूल्स में बदला, फिर इंटू एटॉमिसिटी किया, तो नंबर ऑफ एटम्स आए। तो बताओ उसकी जगह डायरेक्ट ये शॉर्ट कंक्लूजन यूज कर लो ना। तुमने करा क्या, बता ये n कहां से लाए, मोल लाए ना सबसे पहले। तो मोल इंटू Na करते ही बता यही हो गए ना मॉलिक्यूल्स, इंटू ये 5:3:2 क्या शो कर रही है, बताओ एटॉमिसिटी ही शो कर रही है ना उस मॉलिक्यूल की। तो बता ये लिख लो, और ये वाला फॉर्मूला यूज करना क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ एटम्स तुम्हें मेंशन्ड हो, चाहे वो गिवन इन द क्वेश्चन हो या कैलकुलेट करवाए। अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो भी यही फॉर्मूला यूज करना नंबर ऑफ एटम्स के लिए, कैलकुलेट करवाए तो भी यही करना यूज। अब यहां पर बोर्ड देख लें, एक और कन्वर्जन या रिप्रेजेंटेशन, ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, या ग्राम आयन लिखा हो, एक साथ वर्ड्स में, सिंबल ना लिखे हो किसी के,
वर्ड्स में लिखा हो ग्राम एटम एक साथ, बीच में कुछ नहीं लिखा होना चाहिए ग्राम एटम के। तो ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो या ग्राम आयन लिखा हो, तो इसका मतलब होता है ये मोल है, लेकिन ओनली एटम के। ग्राम एटम बोला मतलब उसने तुम्हें बता दिया कि जो भी सब्सटेंस है वो एटम है, और उसके मोल तुम्हें बता दिए उसने। तो 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल एटम, लेकिन ओनली किसके? एटम के। तो तुम बताओ 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग क्या है? 1 मोल मॉलिक्यूल के ओनली। मतलब क्या? ये रिप्रेजेंटेशन का यूज ये क्यों बनाया नया, उसका रीजन सुन लो। बिकॉज वो कई बार तुम्हें बोल देगा ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब तुम्हें उसने बता दिया कि सब्सटेंस चाहे एग्जिस्ट किसी में भी करता हो, लेना उसको मॉलिक्यूल फॉर्म में। अगर ग्राम एटम बोल दिया तो उसको किसमें लोगे? एटम, और उसने मोल भी बता दिए साथ में। और बता, ये जो ग्राम आयन मोल आयन होता है, ये तो हम ऑलरेडी आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज भी कर चुके हैं। जब हमने बताया था वाटर में H प्लस आयन कंसेंट्रेशन 10⁻⁻7 मोल पर लीटर होती है, तो लिखा था 10⁻⁻7 मोल को ग्राम आयन पर लीटर, लेकिन वो ओनली आयन था इसलिए लिख पाया। H प्लस आयन आयन था इसलिए बता मोल आयन को लिख सकता हूं ना, ग्राम आयन। तो ये हमारे काम आएगा, कैसे करना यूज है बताऊंगा क्वेश्चन में। तो बता, यहां तक क्लियर है सबको ये? अब ये जो हमने सारी चीजें पढ़ी, थ्योरी पढ़ी, इसको यूज कैसे करना है, तो अब मैं जो क्वेश्चंस बता रहा हूं होंगे सब इजी से, लेकिन करना ध्यान से और फास्ट करने हमने, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन होने। क्वेश्चन लिख लें, लिख लें। P एंड Q, P एंड Q, क्वेश्चन लिख लो। P एंड Q are two identical vessels. P and Q are two identical vessels. The vessel P contains, the vessel P contains, the vessel P contains, the vessel P contains 32 gram methane. The vessel P contains 32 gram methane. And vessel Q contains, vessel Q contains 48 gram of an unknown gas, of an unknown gas X, of an unknown gas X. Find vapor density of gas X. Vapor density of gas X. हो गया? करेक्ट है। अच्छा दास ने बता, लैंग्वेज पढ़ो। पहले बोला है P and Q are two identical vessels, मतलब दोनों के वॉल्यूम डिफरेंट या इक्वल। अच्छा, टेम्परेचर प्रेशर कुछ नहीं बोला तो सेम टेम्परेचर प्रेशर मानोगे ना। अब बता, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, वॉल्यूम भी इक्वल है, तो बता ये एवोगाड्रोस लॉ का क्वेश्चन हो गया ना। तो बता, एवोगाड्रोस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल वॉल्यूम्स हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर है, तो बता दोनों गैसेस के मोल डिफरेंट होंगे या इक्वल। तो बता, मीथेन और एक्स गैस के मोल इक्वल कर दो, और मीथेन के मोल लाने के लिए उसका मास दिया है, तो मास बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम, क्योंकि बता मीथेन मॉलिक्यूल है ना, तो सम ऑफ एटॉमिक मासेस is 16, गैस एक्स का मॉलिक्यूलर वेट लाओगे तो बता डिवाइड करके लाओगे तो वैल्यू कितनी आ गई? 24। लेकिन ये आंसर है क्या? और हमने बोला था वेपर डेंसिटी फाइंड करनी हो या गिवन हो, यूज तो मॉलिक्यूलर वेट करना है। और बता ये क्या होता है? डबल ऑफ वेपर डेंसिटी। तो बता वेपर डेंसिटी जो होगी वो मॉलिक्यूलर वेट का हाफ, तो आंसर इज 12। सबका हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लें बोर्ड पर से।
फाइंड मास ऑफ बोर्ड पर लिख लें। लिख लें फर्स्ट 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन, 0.5 ग्राम एटम नाइट्रोजन। सेकंड 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन, 0.5 ग्राम मॉलिक्यूल नाइट्रोजन। अच्छा, पहली चीज जो अभी हमने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग, मतलब ग्राम एटम एक साथ लिखा है ना फर्स्ट में, तो पहली चीज तो बता ये मोल को शो करता है या मोल एटम को। अच्छा रुक जा, सुन लो मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूं, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं ये ग्राम एटम साथ में ना लिखता तो नाइट्रोजन को बता N लिखते या N2, जो स्टेबल होती वो लिखते। फिर तो बता ये ग्राम एटम लिखा है तो इसने तुम्हें क्या बता दिया, इस नाइट्रोजन को N2 नहीं लोगे N लोगे, क्योंकि मोल एटम के शो करता है वो, इसलिए बता इसको 0.5 मोल नाइट्रोजन एटम क्यों लिखा, समझ में आया। और 1 मोल 1 ग्राम एटम इक्वल्स टू 1 मोल, तो 0.5 मोल। अच्छा मोल आ गया तो इसको मास में बदल सकते हो ना, लेकिन बता एटम है ना ये तो, और एटम है तो इसके लिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करोगे या एटॉमिक वेट से। और बता नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14, तो बता आंसर विल बी 7 ग्राम नाइट्रोजन एटम। और बता 0.5 को हाफ लिख सकते हो ना, लेकिन मतलब सेकंड में क्या लिखा, ये क्वेश्चन खाली समझाने के लिए था, अभी जो नोट लिखा ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है, तो बता 0.5 मोल N लिखूं या N2, क्योंकि नाइट्रोजन के ग्राम मॉलिक्यूल बोला है, तो बता मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम करोगे ना आप, तो बता इसका मास क्या हो गया 0.5 मतलब हाफ, लेकिन मॉलिक्यूलर वेट 14 या 28, तो बता नाइट्रोजन का मास कितना हो गया N2 का 14 ग्राम नाइट्रोजन। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अब ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये AIPMT में आएगा। find number of atoms in, बोर्ड पर लिख लें, in 0.1 mole triatomic gas, in 0.1 mole triatomic gas। 0.1 मोल ट्राई एटॉमिक गैस। अभी तुमसे मैंने बोला नोट में तुमने जो लिखा वो यूज करवा रहा हूं, पहले लास्ट में बता नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, और मैंने बोला था क्वेश्चन में चाहे नंबर ऑफ एटम्स गिवन इन द क्वेश्चन हो या कैलकुलेट करवा ले, तुम तो यूज करना हमेशा मोल इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी। ये फॉर्मूला लिखकर क्वेश्चन पढ़ना, तुम कभी भी रॉन्ग नहीं कर सकते इसका क्वेश्चन। अब बता यहां तो बहुत इजी, मोल उसने खुद ने ही दे दिए, Na फिक्स, अच्छा एटॉमिसिटी भी बता दी उसने ट्राई एटॉमिक लिखकर, तो बताओ ये बहुत टफ, ये सबसे इजी अभी तक में, सबसे इजी मैंने बोलता इसलिए ये कीमती मैथ। तो 0.3 Na एटम, सिंपल सा, बस ऑप्शन चेक कर लेना कि Na की वैल्यू पुट करिए डायरेक्ट किसी की टर्म में आंसर, तो बताओ Na की वैल्यू पुट करते तो 1.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, which of the following has maximum number of atoms। ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से, which of the following has maximum number of atoms। लिख लें ऑप्शंस 1 ग्राम Cl एंड 1 ग्राम Cl2, इसमें तुम्हें बताना है। करेक्ट, हमने बोला बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जल्दी करने होंगे। 1 ग्राम Cl एंड, बस जल्दबाजी मत करना, आते हुए भी वरना खुशी खुशी में गड़बड़ करते हैं भाई। 1 ग्राम Cl एंड 1 ग्राम Cl2 बता नंबर ऑफ
एटम्स पूछे हैं हमसे इसने क्वेश्चन में, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स लाने हैं तो बता मोल इंटू एन इंटू एटॉमिसिटी ही करना है ना हमने, डायरेक्ट ये सोचना बस। लेकिन अब के बताओ ये ग्राम एटम है या ओनली ग्राम है, ये ध्यान रखना। ये नहीं कि सिंबल लिखा तो ग्राम एटम मान लो, मतलब वो Cl लिखा तो क्लोरीन एटम बता रहा है ये, लेकिन ये Cl2 मॉलिक्यूल का मास है, लेकिन लाने दोनों में नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन बता अब यहां पर फर्स्ट में 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करोगे मोल लाने के लिए, एटॉमिक वेट, क्योंकि क्लोरीन एटम है इनटू Na, लेकिन एटॉमिसिटी 1। अच्छा सेकंड में मास 1 लेकिन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट करूंगा, क्योंकि वहां पर Cl2 का है तो 1/71, लेकिन एटॉमिसिटी 1 या 2। लेकिन बताइए Na/35.5 ही आएगा ना, मतलब बता दोनों में नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट या सेम, सेम। तो बता सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। Which of the following has maximum number of atoms? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ऑप्शंस लिख लें बोर्ड पर से। अब इस तरह का क्वेश्चन भी लास्ट 5 इयर्स में है, जहां उसने इस तरह से अलग अलग डाटा देकर नंबर ऑफ एटम्स पूछे थे, मतलब जो हमने सारे फॉर्मूलेस पढ़े वो यूज करने थे मोल लाने के लिए। करेक्ट। लिख के करो, मन में मत करो। अच्छा तब 32 ग्राम ऑक्सीजन को O लिखोगे या O2? ने बोला जब तक वो ग्राम एटम ना लिखे तब तक O2 ही लिखना है सबको, स्टेबल गैसेस। अच्छा 32 ग्राम O2 में नंबर ऑफ एटम्स अब अलग अलग डाटा हैं, तो नंबर ऑफ एटम्स लाने के लिए मास बाय मॉलिक्यूलर मास करोगे ना O2 का, और दोनों के मास मॉलिक्यूलर वेट बाय चांस सेम ही हो गए तो 1 हो गया, इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 2, तो 2 Na एटम्स हो गए। सेकंड में अच्छा ग्राम मॉलिक्यूल ओजोन बोला है। अच्छा बता ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो ये मोल है या मास है, बोलो। ओजोन के डायरेक्ट ही मोल हो गए ना हमारे पास, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा है तो 1 मोल इंटू Na इंटू 3, तो बता 3 Na तो 2 Na से ज्यादा हो गए ना, तो फर्स्ट वाला छोड़ो, सेकंड 3 Na। अच्छा थर्ड में वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी है, तो बता अब यहां नंबर ऑफ मोल्स लाने के लिए वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर करोगे, तो बता 33.6 अपॉन 22.4, लेकिन इंटू Na इंटू एटॉमिसिटी 1 या 3 या 4। SO3 में 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, डिवाइड करोगे 3/2, लेकिन ये कितना हो गया 6 Na। तो बता सेकंड भी रॉन्ग, क्योंकि उसमें तो 3 Na ही है। फोर्थ, अब यहां सुनना ध्यान से, रुक जाओ। ये वाटर वाले क्वेश्चन अकेले भी कंपटीशंस वालों को बहुत अच्छे लगते हैं, ये कंपटीशंस में बहुत बार आए पहले भी, जहां वाटर को यूज करवाया। तो ध्यान सुनना, अकेला वाटर में इसको ये भी अकेले भी पूछ सकता था कि 9 मिलीलीटर वाटर में फाइंड करें नंबर ऑफ एटम्स। तो पहली चीज बताओ, वाटर गैस होता है या लिक्विड होता है? लिक्विड होता है, वरना अभी कुछ को लग रहा था कि मैं बोलता ना कि वॉल्यूम अपॉन 22,400 यूज करके मोल ले आऊं, तो वो मना करते और ये बोलते क्योंकि इसमें एसटीपी नहीं लिखा है। अच्छा बता एसटीपी या एनटीपी लिख दूं तो भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओनली फॉर गैस एट एसटीपी एनटीपी होता है। तो मतलब कि ये तो लिक्विड होता है।
तो अब एक चीज बोलो, सुन लेना से, अगर क्वेश्चन में सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम देकर मोल लाने हो तो तुम लाओगे ऑलवेज उस वॉल्यूम का यूज करके मास, और मास लाने के लिए डेंसिटी चाहिए होगी। तो सॉलिड की डेंसिटी तो वो खुद दे देगा, लेकिन वाटर की हमने बोला कभी नहीं देगा डेंसिटी, तुम्हें याद रखनी है वो। और बता वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर लीटर मिलीलीटर। अच्छा किलोग्राम में यही होती है, 1 किलोग्राम पर लीटर में भी वही होती है, ओके डिवाइड बाय 1000 कर लो दोनों साइड, आएगा तो यही। और अब बताइए तुम्हें याद रखनी और ये ध्यान रखना, सुन ले मैं जो बोल रहा हूं। वाटर का क्वेश्चन, ये मैंने सॉल्यूशंस में बोला था फिर दोबारा बोल रहा हूं, वाटर का क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में हो उसमें ऑलवेज वाटर की डेंसिटी जरूर काम आएगी, चाहे वो लिख कर दे चाहे ना लिख कर दे, वो हमने यूज करनी ही है, चाहे वो लिख कर दे चाहे ना दे। तो नहीं लिख कर दी तो भी यूज करनी थी। अब लेकिन डेंसिटी को यूज कैसे करोगे फिर आगे? तो फिर जनरल बोलो, किसी भी चैप्टर में डेंसिटी हो तो बचपन से जो तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, वो लिख लेना पेपर पे, मन में मत रखना, हमेशा होगा। तो डेंसिटी का यूज करना मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम है डेंसिटी है और तुम्हें मास ही चाहिए वाटर का, तो बता वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मतलब 9 मिलीलीटर इंटू 1 ग्राम पर मिलीलीटर, मतलब 9 ग्राम वाटर हो गया ना। अब बता, ये हमने कंक्लूजन में डायरेक्ट भी बोल सकता था, हमने पढ़ा था सॉल्यूशंस में कि जो वाटर की डेंसिटी, जो वाटर का वॉल्यूम इन मिलीलीटर होता है वही उसका मास इन ग्राम भी होता है, या जो मास इन किलोग्राम होता है वही उसका वॉल्यूम इन लीटर भी होता है। तो ये सब चीज हमने वहां लिखी थी, वो बस वापस मैंने बोला ये पुराना जो पढ़ चुके वही रिवाइज करवा रहा हूँ, और कौन से चैप्टर में काम आया था वो बता रहा हूँ साथ में। तो बताइए क्लियर? अब बता, नंबर ऑफ एटम्स लाने हैं तो मास है तो अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 18 इंटू Na इंटू एटोमिसिटी, बता H2O की तो 3 होगी ना, तो बताइए तो कितने आ जाएंगे 3/2 Na, तो मैक्सिमम किसमें हो गए? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। फ्रॉम अ सैंपल ऑफ बोर्ड पर से 2.8 liter CO2, from a sample of 2.8 liter CO2 at STP 1.5 into 10 raised to the power 22 molecules of CO2 are removed. 1.5 into 10 raised to the power 22 molecules of CO2 are removed. Find remaining mass of CO2. Find remaining mass of CO2. Remaining mass of CO2. और मैं एक चीज बोल रहा हूं, मोल कंसेप्ट डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं एक ही चीज सोचना है, मोल लाओ आंसर लाओ। मोल ले आना, चाहे कुछ भी डाटा हो तुम्हें समझ में आए चाहे ना आए, उसका क्या करना है, मोल ले आना, बाद में सोचना क्या करोगे। अच्छा तुम्हें क्या बोला है उसने, CO2 का 2.8 लीटर सैंपल है एट STP, उसमें से 1.5 into 10 raised to the power 22 मॉलिक्यूल्स रिमूव किए, तो बचे हुए मास कितना है? तो बता बचा हुआ मास की जगह बचे हुए मोल कितने, वो ला सकते हो क्या? तो लेकिन बता उसके लिए पहले इनिशियल मोल चाहिए ना तुम्हें, सैंपल में थे कितने CO2 के मोल, तो बता वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर एट STP करके CO2 गैस के इनिशियल मोल ला सकते हो ना। अब इसको फ्रैक्शनल रहने दो, कैलकुलेशन इजी होगी, वरना अभी बहुत लेंथी कर ली, 1/8 को डिवाइड करके 0.125,
जबकि बता एग्जैक्ट करो, फ्रैक्शनल रहने दो। अच्छा, उसने मॉलिक्यूल्स कितने रिमूव किए वो भी तुम्हें बता रखे हैं, 1.5 into 10 raised to the power 22, लेकिन मोल लाने के लिए बताओ अपॉन Na करोगे ना इसमें, और इसको डिवाइड करोगे, फिर फ्रैक्शनल रहने दो, 1/40 मोल। अब बता, इनिशियली थे 1/8 मोल, तुमने रिमूव कर दिए 1/40 मोल, तो बता रिमेनिंग मोल या लेफ्ट मोल कितने हैं, ला सकते हो क्या? बता, इनिशियल में से रिमूव्ड मोल माइनस कर दो, 1/8 माइनस 1/40, एलसीएम लेकर 4/40, कैलकुलेशन इजी, 1/10 मोल CO2, 1/10 मोल CO2 आ गए। अब लेकिन बता, मोल को चाहो जिसमें बदलो, हमने तो बोला था मोल लाओ आंसर लाओ। अब बता, मास पूछा है तो हमने आज ही पढ़ा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास mw ग्राम होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल है तो n मोल का क्या होगा, n इंटू mw। ये तो हमने वैसे भी बहुत चैप्टर्स में करा। मतलब 1 मोल का मास CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44 ग्राम, तो 1/10 का 4.4 ग्राम, यही मल्टीप्लाई कर दो। और बताइए हमने, अब मैं इसी क्वेश्चन का चेंज मैं वॉल्यूम पूछ लेता तो भी मोल इंटू 22.4 लीटर कर दो, मॉलिक्यूल्स पूछता तो भी मोल लाओ, मैं तो बदलूंगा ही नहीं, हर बार एक ही तरह से इंटू Na कर दो, या मैं ओनली मोल पूछूं तो भी क्वेश्चन सॉल्व। मोल हिलाना है, एक लिख लो बस, ये इजी सा क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन जो आज हमने क्यों में, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, बोर्ड पर देख ले, 6 into 10 raised to the power 24 atoms of ammonia at STP. Find the volume of, find the volume of 6 into 10 raised to the power 24 atoms of ammonia at STP. करेक्ट। और देख लो, इतना मैंने बार बार जिसके लिए बोला था, तुमने स्टार्स भी बनाए थे, अभी बता रहा हूं जो जिन्होंने गड़बड़ करी वो कहां से करी। अच्छा था, तुम्हें इस क्वेश्चन में आपके नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं या गिवन है? अच्छा, वॉल्यूम लाना है तो तुम्हें क्या बोला, कुछ भी पूछ ले, वॉल्यूम पूछे, मास पूछे, मॉलिक्यूल पूछे, तुम तो मोल लाओ तभी आंसर आएगा। तो अब बता, मोल लाने के लिए तुम्हें उसने आपके क्या दे दिए, नंबर ऑफ एटम्स दे दिए। तो बता, नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे पास हो क्वेश्चन में, तो मैंने बोला हमेशा यही लिखना फॉर्मूला, और कुछ मत लिखना वरना रॉन्ग करोगे, जो भी कर लिया रॉन्ग। मोल लाने थे इंटू Na 6 इंटू 10 raised to the power 23, लेकिन एटॉमिसिटी इसकी 1 या 4, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 10 आए या 5/2 मोल अमोनिया आई, 5/2 मोल अमोनिया। अब बता, 1 मोल अमोनिया का वॉल्यूम एट एसटीपी 22.4 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया विल बी 56 लीटर अमोनिया एट एसटीपी प्रेजेंट है। अब जिनका अभी 224 लीटर आया वो कहां से लाए, उनको पता था कि मोल लाने, लेकिन मोल लाने के लिए उन्होंने क्या करा, नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na करके मोल ले आए। अच्छा, सेकंड फॉर्मूला देखो जो हमने, नंबर ऑफ मोल्स, देखो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन का सेकंड फॉर्मूला पढ़ो, जो मैंने लिखवाया ही नहीं वो यूज कर लिया। मैंने लिखवाया कि नंबर ऑफ एटम्स अपॉन Na, बोलो नहीं लिखवाया, इसीलिए यहां पर वो मैं लिखवा सकता था, जो मैक्सिमम बुक्स में नोट्स में लिखा होता, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na इक्वल्स टू मोल, बट मैंने जानबूझ के नहीं लिखवाया, वरना हम यहां गलत जगह यूज करेंगे उसको। बताइए, 1 मोल में Na एटम्स होंगे इसके, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स ही होंगे,
ये तो अमोनिया मॉलिक्यूलर है, वो वाला फॉर्मूला काम कहां से आएगा? और मैं तुम्हें बोला इसलिए अलग से लिखवा है नंबर ऑफ एटम्स का, कि तुम गड़बड़ ना करो। तो आप कर लोगे, ठीक है। बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।